वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं अमन कुमार आज़ाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में दिवाली जो है आपके जीवन को भी खुशियों से जगमग कर दे, आप लोग भी इस दिए की तरह चमकें और इस दुनिया को रोशन करें। ये स्टार्ट करते हैं। हम लोग सॉम देख रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग अब इसको अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ एक चैप्टर बचा हुआ है जो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी पढ़ना है हम लोगों को। जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग को हल्के में मत लेना है, क्वेश्चन इससे भी आता है, ठीक है। ऑनलाइन गेट ईएससी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसमें क्वेश्चन आपको नहीं मिलता होगा, तो आप परेशान नहीं होना है कि भाई, लेकिन गेट के एग्जाम में है और किसी न किसी तरह से क्वेश्चन इससे आता रहता है बाकी सब एग्जाम में भी। कहता है स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग हर कोई देखा है, जानता है, ठीक है। इसलिए इंटरव्यू वगैरह में ये पूछा जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में होता है, सिर्फ पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो कहता है स्प्रिंग क्या है भाई? कहता है स्प्रिंग ए मैकेनिकल डिवाइस। स्प्रिंग इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर द इफेक्टिव स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी को स्टोर करने और रिलीज करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये स्प्रिंग का सबसे अच्छा प्रॉपर्टी है। स्प्रिंग क्या करता है जी? तो कहता है एक बार अगर आप उसको दबाओ, कंप्रेस करो, तो वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है, जो आप उस पर बर्डन कर रहे हो वो उसको स्टोर करके रख ले रहा है, और जैसे ही उसको आप छोड़ते हो तो वो एनर्जी को फिर वो दे देता है आपको। अगर आप उसके सामने, स्प्रिंग के सामने हो, तो आपके मुखड़े को बदल देता है, मुखड़ा चौपट कर देता है। एक बार स्प्रिंग छिटक के आपको लगा तो नाक मुँह सब फोड़ देगा, ठीक है। तो पहले एनर्जी आपने उसको दिया, आपने उसको दबाया, फिर वो आपको दबा देगा, ठीक है। तो ये है स्प्रिंग। कहता अगला, कहता व्हेन द स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन। अगर उसमें एक्सियल टेंशन आप लगाते हैं तो स्प्रिंग वायर इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सन। हाँ, होता क्या उसमें भाई? तो कहता जब आप उसमें उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं या खींच रहे होते हैं, ठीक है, अगर उसमें एक्सियल टेंशन से समझिए, अगर आप उसको टेंशन लगा रहे होते हैं तो स्प्रिंग में क्या हो रहा होता है? कहता उसकी जो वायर हैं वो टॉर्सन झेल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें टॉर्सन वाला इक्वेशन लगना है। ऐसे हम डेरिवेशन नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसके फॉर्मूला वगैरह पर चलेंगे, ये क्या हम किस प्रकार से लेंगे, इसको कैसे डिस्कस करेंगे इसको। तो कहता है इसमें क्या है भाई? कहता है इसमें सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। कहता कुछ चीज़ों में मतलब क्या क्या? कहता है जो हम लोग सिंबल इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे स्प्रिंग जो होता है वो इस प्रकार से स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो एक तो ये वायर है, ठीक है। तो इस वायर की कुछ मोटाई होगा या इसका कोई डायमीटर होगा, तो उसको हम स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? स्मॉल डी। तो कहता वायर का डायमीटर, जो भी वायर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो आज दिवाली है तो पटाखे फूट रहे हैं, तो उसको आप ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा उसके के लिए। कहता सबसे पहले हम वायर का डायमीटर, जिस भी वायर का ये बना हुआ है तो उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, ठीक है। तो उसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, तो उस डायमीटर को हम बोल रहे हैं स्मॉल डी, ठीक है। अब ये तुमने इस प्रकार से स्प्रिंग लपटा है तो इसका भी कुछ डायमीटर होगा, इसको मैं बोल रहा हूँ बड़ा वाला डी, ठीक है। मीन क्वाइल डायमीटर, क्योंकि भैया क्वाइल है तो मोटाई है इसकी, ठीक है। तो एक आउटर से तुम ले सकते हो, इनर से ले सकते हो, तो हम कौन वाला ले रहे हैं? तो हम ले रहे हैं मीन डायमीटर, जो कि है कैपिटल डी, ठीक है। एन क्या, स्मॉल एन क्या है जी? तो कहता नंबर ऑफ क्वाइल, कितना लपेटा तुम लपेटे हो, ठीक है, उसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इतनी बातें हैं तो जरा हम लोग कैलकुलेशन पे चलते हैं। कहता लेंथ ऑफ वायर कैसे निकलेगा? लेंथ ऑफ वायर की, वायर कितना लंबाई है, इस पूरा लंबाई जो बना हुआ है ये वायर का बना हुआ है। तो कहता ये अगर हम निकाल लें तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा जी? तो कहता 2 पाई आर बोलो, या इसी को बोल दो पाई इंटू डी, बड़ा वाला डी, क्योंकि डायमीटर जो है वो बड़ा वाला डी है, ठीक है। अब कहता है ये तो एक कॉइल यहाँ से एक लपेटे का आया, ऐसा एन लपेटा है, तो कहता एन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल लंबाई वायर का निकल जाएगा। तो ये आपका निकल के आ गया लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। कहता एक टर्म और डिफाइन होता है यहाँ पे, वो होता है स्प्रिंग इंडेक्स, जिसको हम सी से दिखाते हैं, स्मॉल सी से दिखाते हैं, स्प्रिंग इंडेक्स। कहते हैं स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है सर? कहता है ये है आपका ये स्प्रिंग इंडेक्स कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। बड़े वाले डी को छोटे वाले डी से डिवाइड किए तो इसको हम एक नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं स्प्रिंग इंडेक्स। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या कहता है भाई कि भैया हम डेरिवेशन चलो करके देख लेते हैं, डेरिवेशन भी देख ही लेते हैं। कहता है अगर हमें इसको एनर्जी निकालना है हमको, ठीक है, एनर्जी निकालना है, तो भैया जान रहे हो कि मैंने बोला कि अगर आप टेंशन लगाते हो इसमें या कंप्रेस करते हो तो इसका हर एक पार्ट जो होता है वो टॉर्सन झेल रहा होता है। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ कट गया है तो उसमें आप देखिए, मैंने यहाँ पे दिखाया है कि आपने यहाँ पे लगाया है क्या भाई, तो कहता है आपने लगाया है टेंशन जो खींचा है, तो इस टेंशन के कारण इस फोर्स को थोड़ा सा यहाँ पे तुम शिफ्ट करोगे तो इसके कारण क्या आएगा भाई, कहता है इसके कारण टॉर्सन आएगा, क्योंकि ये इतना डिस्टेंस जो कि d/2 है उतना से आगे तुमने शिफ्ट किया है, तो उतना डिस्टेंस के कारण d/2 से शिफ्ट किया है, उसके कारण इसमें क्या आ जाएगा अभी तक टॉर्सन। तो टॉर्सन कितने का आएगा, तो आप मल्टीप्लाई करो टी इक्वल टू क्या होगा जी, तो कहता है पी इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका होता है कितना है जी, कहता है ये है आपका d/2, तो ये टॉर्सन आ गया आपका, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, कहता है फॉर्मूला आप जानते हो, कहता फॉर्मूला क्या होता है, कहता एनर्जी का, तो एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, जो नहीं पढ़े हैं वो जाकर पिछला वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आपका, पूरा प्लेलिस्ट को चेक करके आइए यहाँ तक। कहता है U इक्वल टू होता है T²L/2GJ, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जब टॉर्सन लग रहा होता है। यहाँ पे टॉर्सन का वैल्यू दे देंगे, टॉर्सन का हमने वैल्यू यहाँ पे दे दिया, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर L का वैल्यू दे दिया, पूरा टोटल वायर कितना है तो πd/n अभी भी निकाला हम लोगों ने, 2G के जगह पर 2G रख दिया, और ये जो इसका जो J का वैल्यू है वो हमने दे दिया, J का वैल्यू कितना है जी, तो कहता है वो है π/4/32, ठीक है, हमने उसका वैल्यू दे दिया। अब क्या है भाई, तो अगला हम इस पे कैस्टेलानियन थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू कैस्टेलानियन थ्योरम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कैसे निकलेगा, तो कहता है ये जो है डेल्टा का फॉर्मूला होता है कैस्टेलानियन के अनुसार, ठीक है, ये क्यों नहीं चल रहा, डेल्टा इक्वल टू होता है del U डिवाइडेड बाय del P, ठीक है, यानी P से आपका जो फॉर्मूला निकल के आया है ऊपर वाला उसको आप बस डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, किससे डिवाइड कर दीजिए जी, तो कहता है ये जो फॉर्मूला निकल के आया है पूरा का पूरा, इस फॉर्मूले को आप डिवाइड मतलब कि डिफिशिएट कर दीजिए, पार्शियली डिफिशिएट करिए P के रिलेटिव, तो P यहाँ पे P² है, P² करोगे तो आएगा आपका 2P बाहर आ जाएगा, ठीक है, पहले से भी 2 कुछ है, ठीक है, तो उसके कारण वो बाहर निकालिए और उसको करिए, इसको सोल्व करिए पहले, तो कहता है कि पहले तो आपका ये है यहाँ पे del P छूट गया, इसको अगर सोल्व करिएगा इक्वेशन को तो ये टर्म निकल के आएगा, ठीक है, P4P² d/3h/G/4, ठीक है, और इसको डिफिशिएट करोगे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए तो डिफ्लेक्शन निकलेगा, ठीक है, कहता है कैसे निकलेगा, तो कहता है ये P² को आपको डिफिशिएट कर देना है, अगर P² को अगर आप डिफिशिएट करिएगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर जो होगा आगे मल्टीप्लाई होगा, एक पावर घट जाएगा P पे, तो ये हो जाएगा 8P d/3 × n, ठीक है, नीचे जो है वो रहेगा G/4, तो ये आपका डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ढेर सारा स्टार लगा हुआ है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है स्प्रिंग स्टिफनेस, कहता है स्प्रिंग स्टिफनेस क्या है, तो हम लोग बचपन में पढ़े थे स्टिफनेस इक्वल टू फोर्स इक्वल टू हमने पढ़ा था K × x, और इस x को ही स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग स्टिफनेस का K कहते थे हम लोग, ठीक है। कहता है यानी कि x इक्वल टू डेफिनेशन क्या हो गया, तो कहता है फोर्स डिवाइडेड बाई x मतलब इलोंगेशन, ठीक है, कोई फोर्स F लगाने पर जो इलोंगेशन होता है उन दोनों का रेशियो निकालोगे तो निकल के आता है स्प्रिंग स्टिफनेस, तो निकालते हैं। कहता है K कैसे निकलेगा जी, तो कहता है फोर्स कितना है, और फोर्स के कारण, फोर्स मतलब जो अभी आपने लोड लगाया है एक्चुअल लोड, वो लोड कितना है डिवाइडेड बाई डिफ्लेक्शन कितना हुआ, उन दोनों का रेशियो, तो आपको बस P को डिवाइड कर देना है इस टर्म से, ठीक है, ये वाला जो टर्म है डिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला, इससे आपको डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करिए तो निकल के आपका आता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका निकल के आता है, कैसे निकल के आ रहा है जी, कहता है इसको बस P को इससे डिवाइड करते तो P कट जाएगा, बाकी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा और ये आएगा न्यूटन पर मीटर में, जो कहता है K इक्वल टू आता है G/4 / 8d/3n, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है स्टिफनेस का। कहता है स्टिफनेस बताता क्या है, स्टिफनेस ये बताता है कि अगर कोई लोड लगाओगे, ठीक है, स्प्रिंग स्टिफनेस का मतलब है कि किसी भी स्प्रिंग को 1 मीटर बढ़ाना हो तो आपको कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये चीज़ को बताता है स्प्रिंग स्टिफनेस, ठीक है, तो ये उसका बेसिक मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया हम लोग। कहता है कुछ ज्ञान की बातें लेते जाओ क्योंकि यही तो एग्जाम में आता है।
कहता जितना छोटा स्प्रिंग होगा उतना ज़्यादा की होगा, यानी कि उसको 1 मीटर डिफ्लेक्ट करने में उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना छोटा स्प्रिंग हो तुम उसको दे दोगे। यदि एक स्प्रिंग को काट दिया जाए और अगर 2 टुकड़े कर दिया जाए, स्प्रिंग एक है उसको काट के हमने 2 स्प्रिंग बना दिया है, तो प्रत्येक स्प्रिंग का स्टिफनेस जो है वो 2K से बढ़ जाएगा। ये ज्ञान की बात है, याद रखिए इसको, ठीक है। ये स्प्रिंग आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा मैकेनिक्स वगैरह में, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि काटेंगे तो क्या होगा उसका। या यहाँ पे फॉर्मूला से भी देख सकते हो कि फॉर्मूला आपका जो के का स्टिफनेस का है उसमें देखिए, उसमें अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे आपका n है, बाकी सारा टर्म कांस्टेंट है। g मटेरियल के लिए है, d जो है वो वायर का डायमीटर है, ये जो d है वो उसके कॉइल का डायमीटर है, ये वाला d है। कहता है n जो है वही सिर्फ एक बदलेगा। कहता है क्यों बदलेगा, कि अगर 20 से तुमने उसे काट दिया तो नंबर ऑफ टर्न्स बदल जाएंगे, ठीक है। अगर आधा आधा काटे हो तो भैया हाफ हो जाएगा, n/2 n चल जाएगा और n/2 n चल जाएगा, ठीक है। अगर हाफ काटोगे, आधा काटोगे तो आधा आधा चला जाएगा, तो आधा आधा चलेगा तो ये n/2 करोगे तो 2 ऊपर जाएगा, डबल ना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर 20 से तुमने काट दिया स्प्रिंग को तो स्टिफनेस डबल हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है, ऐसे नहीं घबराना है। यहाँ पे डायग्राम की मदद से भी दिखाया गया है कि देखिए एक स्प्रिंग जो है वो छोटा है और एक स्प्रिंग जो है वो बड़ा है, ठीक है। एक स्प्रिंग जो है वो बड़ा सा है और एक स्प्रिंग जो है वो छोटा सा है। बड़ा सा स्प्रिंग को 1 मीटर अगर हमको डोलाना, 1 मीटर हमने खींचा है इसको फोर्स लगा के, P1 लोड लगा के। दूसरा स्प्रिंग छोटा स्प्रिंग है, उसको भी हमने 1 मीटर खींचा है एक्स्ट्रा, ठीक है, खींचा है, उसको P लोड लगाना पड़ा। तो उतना ही 1 मीटर खींचने के लिए आपको P2 जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वह स्प्रिंग सेम मटेरियल, सारा चीज़ सेम है, बाकी सारा चीज़ सेम है, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा, बस उसका हमने लंबाई छोटा कर दिया है। तो ये छोटे वाले को उतना ही खींचने के लिए आपको ज़्यादा लोड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका स्टिफनेस ज़्यादा है, ठीक है। इसका स्टिफनेस अगर K2 है, इसका स्टिफनेस K1 है, तो K2 आपका ज़्यादा हो गया है K1 से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन पढ़ा, डिफ्लेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला था, यहाँ पे दोनों को डब्बा मैंने बनाया है, डिफ्लेक्शन और स्प्रिंग स्टिफनेस, ठीक है, दोनों कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जो अगर आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला याद है तो P को उससे डिवाइड कर दो, अपने आप आपको स्टिफनेस का फॉर्मूला मिल जाएगा। और एक और टर्म आता है कंप्लायंसेस ऑफ स्प्रिंग। कहता है कंप्लायंसेस क्या है, इसको अलग से याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, तो कोई ज़रूरत नहीं है। कंप्लायंसेस ऑफ जो स्प्रिंग है, जो K का वैल्यू तुमने याद किया है उसको इन्वर्स कर दो तो कंप्लायंसेस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेल्टा का और K का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, उसको याद कर लीजिएगा। मैंने लिखा भी है कि K होता है P/डेल्टा। मैंने P/डेल्टा इसीलिए लिखा है ताकि आपको डेल्टा भी याद है तो K याद करने की जरूरत नहीं है कि इसको आप P/डेल्टा करके निकाल लोगे अगर एक भी भूल भी जाते हो तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग स्ट्रेस इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में किस प्रकार से स्ट्रेस जनरेट होता है। इंटरव्यू वगैरह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गेट का अगर M.Tech आप करने जाते हो, इंटरव्यू वगैरह देते हो वहाँ पे, ठीक है, या इसरो हो गया, बार्क हो गया, इन सब एग्ज़ाम में जाते हो आप, या IISc बंगलोर में जाते हो, तो वहाँ पर ये सब इंटरव्यू वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्प्रिंग में किस प्रकार से स्ट्रेसेस काम करते हैं। तो बहुत आसान सा चीज़ें हैं जो हर जगह हो रहा है वहाँ पे भी, यहाँ पे भी होगा। कहता है 2 प्रकार के स्ट्रेसेस काम करते हैं। देखो स्प्रिंग इस प्रकार से घूम रखा है, ये है स्प्रिंग, ठीक है, ये स्प्रिंग है। तो भैया इसमें स्प्रिंग होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अगर तुमने यहाँ पे अगर लोड लगा दिया है P, तो इस लोड को हम अगर इस पॉइंट पे हम एनालिसिस करना चाहते हो तो इस पॉइंट पे लाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ P फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे P फोर्स है, ये तो आपका लोड हो ही गया, पर इसको तुमने यहाँ से शिफ्ट किया है तो भैया टॉर्सन भी तो आएगा। कहता है ये डिस्टेंस आपका जो है वो डायमीटर का आधा है, तो इसके कारण यहाँ पे टॉर्क भी आएगा कितना भाई, तो कहता PD/2। कहता 2 चीज़ें हैं, अब 2 चीज़ों के कारण 2 चीज़ें आएगा। अब मैं इस जो कॉइल है इसको मैं अलग से बनाना चाहता हूँ। कहता ये आपका कॉइल हो गया, ठीक है, इस कॉइल को, ठीक है, और इस कॉइल में मैं क्या करना चाहता हूँ, इस कॉइल में भैया सबसे पहले तो इस P लोड के कारण स्ट्रेस दिखाना चाहता हूँ, जिसको हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेसेस कहते हैं। कहता बीच में जो तुम P लगाए थे और एक टॉर्सन भी लग रहा है PD/2, हम लोग इस पर सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करते हैं जो इस P फोर्स के कारण आ रहा है, ठीक है। तो कहता है इसके कारण हर पॉइंट पे आपको P का स्ट्रेस, ये P के कारण स्ट्रेस जनरेट होगा, जो कि कहता है कितना जनरेट होगा जी। कहता P को आप क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दीजिए, ये पूरा एरिया से, जितना ये पूरा एरिया है उससे डिवाइड कर दीजिए।
तो पी को हमने डिवाइड किया है पाई डी बाई 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है, पाई डी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गई, ये नहीं, ये बायर की बातें कर रहा है ना, बायर पे है ना, तो बायर के स्ट्रेस जनरेट हुआ बायर में ना, तो बायर की क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहाँ पे डायमीटर जो आएगा वो बायर के क्रॉस सेक्शन एरिया का डायमीटर आएगा, तो डी बाई पाई होता है, स्मॉल डी आएगा, ठीक है। चलिए ये हमने कर दिया। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 4p डिवाइडेड बाई पाई डी का स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट स्ट्रेस आ गया। डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब डायरेक्ट फोर्स जो लगाए उसके कारण स्ट्रेस। कहता अभी और स्ट्रेस है क्या, कि बिल्कुल है, एक और स्ट्रेस है। कहता आपने टॉर्सन लगाया है, टॉर्सन उत्पन्न हुआ है, लगाया नहीं आपने जो लोड P लगाया था उसके कारण एक टॉर्सन भी पैदा हुआ है जो कि है P डिवाइडेड बाई 2। कहता उसके कारण आएगा, तो टॉर्सन के कारण जानते हो कि सबसे जो आउटर मोस्ट फाइबर होता है उसमें सबसे ज़्यादा टॉर्सन आता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉर्सन आएगा। ये देखो इसको खींचोगे तो भैया ये खींचेगा और ये नीचे क्यों दब रहा है, या स्प्रिंग को खींचते हो तो ये वाला टर्म यहाँ पे फाइबर जो है वो खिंचा रहा है और यहाँ पे वाला फाइबर नीचे दब रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, तो कहता है जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाओगे तो उस प्रकार से स्ट्रेस कमेगा, बीच में एकदम जीरो हमको समझ में आएगा, और सबसे दूर वाले फाइबर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस समझ में आएगा। और स्ट्रेस आ क्यों रहा है, तो कहता टॉर्सन के कारण आ रहा है। कहता कितना आएगा, तो टॉर्सन वाला फॉर्मूला लगा दो, टी आर डिवाइडेड बाई जे, ठीक है। यहाँ पे टी का वैल्यू टॉर्सन है कितना, तो कहता पी डी डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। आर कितना है जी, तो कहता ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी ये नहीं, फिर से ये आ गया। बायर का जो डायमीटर, बायर का जो रेडियस है उसमें आ रहा है ना, तो बायर का आर क्या फाइबर में क्या लेंगे, फाइबर का जो आउटर मोस्ट फाइबर होता है उसका सेंटर से डिस्टेंस लेना होता है, जो कि होता है स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 2। और जे का वैल्यू कितना होगा जी, तो कहता है पाई 32 डिवाइडेड बाई डी पे पावर 4, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो ये इतना निकल के आता है, ठीक है, 8pd डिवाइड बाई पाई डी पावर क्यू, ये निकल के आता है आपका। अब कहता है कि इन दोनों को जोड़िए, क्योंकि दोनों लग रहा है साथ साथ। कहता है कि दो कंडीशन है, कि ये है और एक ये कंडीशन है, दोनों को जोड़िए। जोड़ने में क्या होगा, कहता है यहाँ पे जो मैक्सिमम है इसमें थोड़ा सा ये और जुड़ जाएगा तो यहाँ ऊपर जाएगा, ठीक है। ये बीच वाला जुड़ेगा, सब में जुड़ता जाएगा। कहता है जीरो कभी भी नहीं होगा, ये जीरो कहीं है ही नहीं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू है तो जीरो नहीं होगा, यहाँ पे जीरो नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सब बढ़ेगा। तो आपको पाई जो टॉर्सन वाला है उसमें डायरेक्ट वाला को घटाना पड़ेगा इस साइड, और इधर टॉर्सन वाला में जो है इधर सब एक साइड एक डायरेक्शन में ना है, तो टॉर्सन वाला में डायरेक्ट वाला जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मैक्सिमम स्ट्रेस निकल के आएगा। ये हमने बायर के क्रॉस सेक्शन की बातें की, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या है ये, क्या हमने बताया इतना देर में। कहता है हमने बात किया है कि जो इनर फाइबर है, ठीक है, जो भी आपका जो इस प्रकार ये जो बायर इस प्रकार से लपेट रखे थे, ठीक है, इस बायर का ये जो फाइबर ये यहाँ जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, 3D में देखो, दूसरी तरफ देखो, तो उसका जो आउटर मोस्ट फाइबर है या इनर मोस्ट, इसकी हम बात करते हैं। कहता है इनर फाइबर विल बी सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस। जो इनर फाइबर होता है उसी पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस काम कर रहा होता है। अगर स्प्रिंग का फेल्यूर होगा तो इनर फाइबर से ही होगा, क्या सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस झेल रहा होता है वो इनर फाइबर झेल रहा होता है स्प्रिंग का। इससे जब भी यानी कि स्प्रिंग ये है ना, ये इस प्रकार से, तो स्प्रिंग अगर कहीं से क्रैक कर रहा है स्प्रिंग का बायर, तो ये अंदर वाला क्रैक करेगा। ये इस प्रकार से हम बना लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको डिजाइनिंग थोड़ा सा कर लेता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये फाइबर कुछ इस प्रकार से बना रहे हो ना, तो ये मोटाई के साथ ना जाएगा, इस प्रकार से ना जाएगा जी, हाँ इस प्रकार से जाएगा। उसी को मोटाई भी तो रहेगी बायर की, तो बायर की मोटाई रहेगी। तो कहता है कि बायर अगर फेल्यूर होगा तो यहाँ पे बायर में क्रैक आएगा, अंदर वाला में, बाहर वाले में पहले क्रैकिंग नहीं आएगा। तुम देखे होगे कि स्प्रिंग का बायर को खींच लम्हार करते रहोगे तो वो टूटना शुरू होता है, तो टूटना जो क्रैकिंग आएगा वो अंदर वाले फाइबर में पहले आएगा, बाहर वाले फाइबर में बाद में आएगा। कहता ऐसा क्यों, क्योंकि वही जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस को झेल रहा है, ठीक है। बार बार अप डाउन करोगे तो वहीं से वो टूटेगा। अगला है कि टोटल शियर स्ट्रेस इन द इनर फाइबर। इनर फाइबर में अगर हम टोटल शियर स्ट्रेस अगर निकालना चाहें, ठीक है, तो उसको हम निकालेंगे, ठीक है। देखो आउटर मोस्ट फाइबर बोलते हैं तो हम सेंटर से सबसे बाहर वाला फाइबर की हम बात कर रहे थे, ठीक है। जैसे कह रहे हो कि इससे पहले आप बात कर रहे थे जी सर, तो कहता ये हम अगर उस बायर का क्रॉस सेक्शन दिखाएं तो हम कह रहे थे कि आउटर मोस्ट, तो हमारे लिए आउटर मोस्ट इधर भी है इधर भी है, लेकिन स्प्रिंग में इस प्रकार से मुड़ा हुआ है तो स्प्रिंग में एक इनर हो गया,
ठीक है, और वो आउटर हो गया। ठीक है, हमारे दोनों जो है वो आउटर है, हमारा सेंटर से हमारा सबसे आउटर है ना, सबसे बाहर वाला ना है, क्योंकि हम आगे के पिछले जब पढ़े थे तो हर बार उसको आउटर आउटर बोले थे, इसलिए मेरी ज़बान से आउटर आउटर निकल रहा था। यहाँ पे स्प्रिंग के इनर की बातें किया गया है। ठीक है, स्प्रिंग जो इस प्रकार से बना हो तब ना इसमें इनर आउटर हो रहा है, इसमें तो भैया सबसे आउटर ही है, सबसे बाहर वाला ही फाइबर है ये, चाहे नीचे वाला फाइबर है या ऊपर वाला। लेकिन जब स्प्रिंग बन जाता है इस प्रकार से तो एक अंदर चला जाता है और एक बाहर चला जाता है। ठीक है, तब इनर आउटर की बातें आता है। खैर, हम टोटल स्ट्रेस निकालते हैं। टोटल स्ट्रेस में जो है वो टेंशन स्ट्रेस, ये जो डायरेक्ट स्ट्रेस है और टॉर्सन स्ट्रेस है, दोनों जुड़ेगा। मैक्सिमम निकालना है ना हमें, मैक्सिमम वाला में जुड़ेगा। घट भी रहा है, पर घट भी रहा है जहाँ पे मैक्सिमम थोड़े ना आएगा, वहाँ तो कम ना रहा है। ठीक है, हमने देखा भी, देखिए हमने देखा ऐसा क्यों आया सर कि आप ऐसी बातें कर रहे हो, तो देखो कहता एक तरफ जो हो रहा था चीज़ें जुड़ रहा था। ठीक है, डायरेक्ट में एक तरफ जुड़ रहा था और दूसरी तरफ क्या हो रहा था जी, तो कहता इधर जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेस इसमें घट रहा है टॉर्सन वाला में, तो इधर कम ना गया, तो कम गया तो इसके जो बाहर वाला जो सेल है उसमें तो भैया ये वाला ना आ गया, घट गया, और अंदर वाला जो इसका सेल है, फाइबर है, ठीक है, उसमें दोनों जुड़ ना गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बाहर वाले में घट रहा है, अंदर वाले में जुड़ रहा है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि जब भी फेल्योर होगा तो अंदर वाले में फाइबर में होगा, बाहर वायर का जो अंदर वाला फाइबर है उसमें होगा, जो स्प्रिंग के सेंटर की तरफ जो फाइबर है उसमें होगा, स्प्रिंग के सेंटर से बाहर जो फाइबर उसमें बाद में होगा। बाद में मतलब इधर टूट गया फिर उधर टूटने का क्या मतलब है, तो फेल कर ही गया, तो स्प्रिंग जब खराब हो गया तो खराब हो गया, कहीं पे भी टूट जाएगा तो खराब हो गया। ठीक है, उसके बाद तो उन्होंने वो टिकेगा। ठीक है, तो ये हम उसका मैक्सिमम जो हमारा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है उसको हम निकालना चाहते हैं। कहता कितना हो रहा है जी, कहता दोनों को जोड़ दीजिए, घटा रहे थे तो कमेगा ना, तो जोड़ना है, दोनों का वैल्यू हमने निकाला था, दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, ये वैल्यू था दोनों का, ये दोनों को जोड़ना है। उसको जोड़ने के लिए थोड़ा जुगाड़ उगाड़ लगाया गया है। ठीक है, उस प्रकार से जोड़ा गया है। जोड़ने के लिए ऊपर नीचे डी को मल्टीप्लाई कर दिए, ये सब मल्टीप्लाई करके इसके बराबर लाया ताकि नीचे वाला बराबर आ जाए और उस प्रकार से जुड़ जाए। तो इस प्रकार से हमने जुड़ के इन दोनों जो चीज़ें कॉमन आ रहा था उसको हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 निकल के आ रहा है और यहाँ से d डिवाइड बाई 2d निकल के आ रहा है। इसको थोड़ा सा हमने कैलकुलेट से अधिक किया। कहता है ये जो d डिवाइड बाई d था, हमने बड़ा d डिवाइडेड बाई छोटा d को हमने c कहा था, स्प्रिंग इंडेक्स, शुरुआत में इसीलिए नाम के लिए कहा था हमने, ताकि यहाँ पे इस्तेमाल कर सके। तो उसकी जगह पे हम उसको रख देंगे। ठीक है, इसके जगह पे हमने इसको रख दिया। कहता क्या रख दिया, तो कहता d डिवाइडेड बाई d की जगह पे हमने c रख दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बन गया। और ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है 1 + 1/2c, इसको हमने कहा है kx। कहता ये क्या है जी, तो डायरेक्ट स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर, डायरेक्ट स्ट्रेस जो आया है उसके कारण एक फैक्टर आया है, उस फैक्टर का नाम दे दिया हमने kx और बोला है डायरेक्ट स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर। उससे हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, इस टर्म को याद करना हमारे लिए ज़्यादा आसान था। ठीक है, क्योंकि यही टॉर्सन के कारण जो फॉर्मूला था यही था। तो टॉर्सन वाले फॉर्मूले में अगर हम केस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहता केस क्या है भाई, कहता डायरेक्ट स्ट्रेस को भी तो इंक्लूड करोगे। ठीक है, तो बस उसको मल्टीप्लाई करें तो उतना फैक्टर से बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो टॉर्सन के कारण स्ट्रेस आ रहा है वो यही वाला स्ट्रेस आया है। ठीक है, 8pd डिवाइड बाई πd⁴ ठीक है, तो यहाँ पे भी वही वाला आ गया आपका। ठीक है, उसा ही फॉर्म में फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है तो उसको हमने एक कांस्टेंट नाम ही दे दिया केएस। ठीक है, और उसको डायरेक्ट स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर कर दिया कि डायरेक्ट स्ट्रेस आने से इतना का करेक्शन इसमें हुआ है, इतने से मैक्सिमम टॉर्क जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया आपका। कहता है आगे कुछ जानकारी ले लेते हैं भाई इसके बारे में। कहता है क्या है, कहता है कि स्प्रिंग के स्ट्रेस के सभी कैलकुलेशन में यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, स्प्रिंग के स्ट्रेस का कैलकुलेशन करना है तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। कहता है ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग के कर्वेचर के कारण 1/r, जो कि ये कर्वेचर है r, कहता है स्ट्रेस करेक्शन विल टेक प्लेस। कहता है ये जो करेक्शन आया है एक और करेक्शन आएगा। कहता क्यों आएगा सर एक और करेक्शन, कहता एक और करेक्शन आएगा उसके कर्वेचर के कारण। ठीक है,
तो उसके कारण एक और कांस्टेंट टर्म हम इसमें जोड़ेंगे अगर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तब। कहता है इन द इनर वॉल कर्वेचर इज मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि इनर वॉल जो है वो सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ है। देखो जब रोड है तो रोड में दो तरफा है, तो कहता है ये कम मुड़ता है, ये ज़्यादा मुड़ा हुआ रहता है, ज़्यादा घुमा हुआ रहता है, इसमें दरार आने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे भी कोई भी चीज़ों को तो अगर मुड़ते हो तो ये ज़्यादा कर्वेचर है इसका। कहता है कि द इनर वॉल कर्वेचर इज मैक्सिमम देयरफॉर स्ट्रेस करेक्शन विल बी मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस करेक्शन कहाँ पे लगेगा, तो इनर वॉल में ही स्ट्रेस मैक्सिमम आ रहा है। तो इसी में आपको जाके एक और करेक्शन फैक्टर जोड़ देना है, जो करेक्शन आएगा उसके कर्वेचर के कारण, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना। यानी केस तो पहले से था ही, ठीक है, केस तो पहले से था ही, एक और करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, और वो करेक्शन फैक्टर है के सी, ठीक है, स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर, ठीक है। एक और करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका एकदम कैरेक्ट वाला बन के आएगा। जो जो चीज़ दिया रहे उससे मल्टीप्लाई करो, नहीं दिया रहे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही एग्जाम में आता है, ठीक है। कहता है ये सब क्या आता है सर इसमें, कहता है ये आता है वास्ट स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर, ठीक है। अगर साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किया तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हम इन सभी चीज़ को हटा के एक फॉर्मूला, एक फैक्टर देंगे, वो है के। तो के बराबर क्या होगा जी, तो कहता है केस इंटू के सी, और ये किसके बराबर होगा जी, तो कहता है ये 4c माइनस 1 डिवाइड बाई 4c माइनस 4 प्लस 0.615 डिवाइड बाई सी। ये उन्होंने ये कैलकुलेट करके लाया था। कहता है ये जो टर्म है, ठीक है, ये टर्म जो है वो बहुत ही छोटा टर्म है, बहुत छोटा टर्म। कहता है छोटा टर्म जैसे कि हम अगर भूल जाए, कहता है क्या भूल जाए भाई, कि इन दोनों में कौन वाला नीचे होगा कौन वाला ऊपर होगा। कहता है एक है 4c माइनस 1 और एक है 4c माइनस 4, ठीक है। तो दिख रहा है कि नीचे जो है वो छोटा वाला है, तो छोटा आदमी लोग ऐसे भी नीचे रहता है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि छोटा आदमी जो रहेगा वो नीचे रहेगा। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को कि छोटा वाला जो है वो नीचे रहेगा, ठीक है। मैंने लिख भी दिया कि छोटा वाला नीचे रहेगा ताकि फॉर्मूला एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो मेरी बातें आपको एग्जाम में याद रहेगी, फॉर्मूला याद रहे या न रहे, कि छोटा वाला नीचे रहता है, ठीक है। कुछ और बातें देख लेते हैं इसके बारे में, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है, देखो इस पूरे चैप्टर में इस वीडियो में स्प्रिंग को ख़त्म कर दूंगा, थोड़ा सा बड़ा जाएगा वीडियो, लेकिन एक ही वीडियो में पूरा स्प्रिंग ख़त्म हो जाए, पूरा सॉम कंप्लीट हो रहा है। तो भैया जब मेरा पढ़ाने का ही तरीका है, ऐसा नहीं कि कोई वीडियो में एक टॉपिक पढ़ाया बस ख़त्म कर दिया, नहीं। जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो पूरा कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। वो चैप्टर कंप्लीट है, जैसे थर्मोडायनामिक्स पूरा कंप्लीट है, आईसी इंजन कंप्लीट है, आरएससी कंप्लीट है, पूरा ईएससी के जितने जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स है वो सारा कंप्लीट है, और सारा इसी यूट्यूब पे डाला हुआ है मेरे चैनल पे, और सब फ्री है, ठीक है। और किसी में ऐड वैड भी नहीं आता है, सारा ऐड बंद किया हुआ है ताकि पढ़ने में किसी को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। पैसा हमारे पास कमाने के लिए और भी सोर्सेस हैं, उसके लिए मैं यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो आप लोग बेनिफिट लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके लिए मैंने इतना किया है तो कोशिश कीजिए कि इससे मोटिवेशन मिलता है। भैया कोई देखने वाला रहेगा तब तो उसको ज़रूरतमंद तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो दान करने का फ़ायदा क्या। हम भी मेहनत कर रहे हैं, बीमार हैं, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप लोग हैं कि उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं, बस इसलिए कि वो पढ़ लेगा तो हमसे इंटेलिजेंट बन जाएगा। ये तरीका नहीं है, इस प्रकार से आप कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए खैर, कहता है कि इन डक्टाइल मटेरियल, अगर डक्टाइल मटेरियल की बात करो, स्टैटिक लोडिंग की बात करें, स्टैटिक मतलब फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, लोड एकदम स्टैटिक है, फिक्स है, ठीक है। तो कहता है स्ट्रेस करेक्शन इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड मतलब होता है कि भैया उसको हमको हटा देना है, जो स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर है केसी, उसको इग्नोर कर देना है। कब, डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए और स्टैटिक लोडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेस करेक्शन इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड। कहता क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, कहता है कि लोकलाइज डिमिनिश्ड द स्ट्रेस करेक्शन इफेक्ट, ठीक है। स्ट्रेस करेक्शन इफेक्ट को जो है लोकलाइज जो है वो डिमिनिश्ड मतलब बहुत कम कर देता है, इसलिए उसके इफेक्ट को हम कंसीडर ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिया रहे अगर तो उसको रख भी सकते हो, अगर फॉर्मूले में दे रखा है तो मतलब क्वेश्चन में दे रखा है तो उसको आप लेके भी चल सकते हो, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत ही कम होगा, मतलब 1 के करीब होगा, ठीक है। अगला कहता है कि अगर स्टैटिक लोडिंग नहीं हो, तो कहता है स्टैटिक लोडिंग नहीं होगा तो क्या होगा सर, कहता है कि अगर स्टैटिक लोडिंग नहीं है तो डक्टाइल मटेरियल इन फ्लैक्चुएटेड लोडिंग, अगर फ्लैक्चुएटिंग लोडिंग है और अगर आपका डक्टाइल मटेरियल भी है तब भी, एंड ब्रिटल मटेरियल इन स्टैटिक लोडिंग, और अगर ब्रिटल मटेरियल है तो फ्लक्चुएशन की जरूरत ही नहीं है, वह स्टैटिक लोडिंग रहे या फिर
फ्लक्चुएटिंग लोडिंग है, दोनों कंडीशन है। कहता लोड स्ट्रेस करेक्शन इफेक्ट मस्ट बी कंसिडर, तब उसमें चाहे कहीं से भी ढूंढ के निकालो, पर उसमें आपको स्ट्रेस करेक्शन कंसंट्रेशन फैक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। कहता कब? जब डक्टाइल मटेरियल में फ्लक्चुएटिंग लोडिंग हो या ब्रिटल मटेरियल में कोई भी लोडिंग हो। मटेरियल अगर ब्रिटल है तो कोई भी लोडिंग हो, ठीक है, आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बगैर क्वेश्चन बना रहे हो तो भैया उस क्वेश्चन को मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए इसको आगे थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, क्लस्टरिंग में बढ़ते हैं। क्या होता है ये भाई? कहता क्लस्टरिंग क्या है? तो कहता देखिए होगे कि एक स्प्रिंग खराब हो जाता है आपका घर में, अगर स्प्रिंग लगा हुआ है, अगर वो बेचारा ढीला ढाला हो गया है तो एक और स्प्रिंग तुम बगल में लगा देते हो। ये नहीं करते हो कि वो हटा के दूसरा को नहीं लगाते हो, उसी के पैरेलल में आप दूसरा स्प्रिंग लगा देते हो। इसको कहते हैं क्लस्टरिंग। कहता इससे क्या होगा? कहता क्लस्टरिंग इज डन टू इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी। कहता लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं, जैसे आपका कोच है, रेलवे का भारी भरकम कोच है, तो यहाँ पे आपको स्प्रिंग लगाना है, तो यहाँ पे आपको क्लस्टरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, एक से मल्टीपल स्प्रिंग्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि रेलवे बोगी में जो है, रेलवे के बोगी बगल में ये क्लस्टरिंग करके मल्टीपल स्प्रिंग लगाए जाते हैं पैरेलल में, उसको हम बोलते हैं क्लस्टरिंग। अब क्लस्टरिंग में एक समस्या है, क्योंकि इस प्रकार से है तो ये क्या करेगा, दूसरे जो स्प्रिंग बगल में लगाए उसके साथ उलझ जाता है। तो उलझे नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जुगाड़ देखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करो कि इन क्लस्टरिंग वन स्प्रिंग राइट हैंड हेलिक्स एंड अदर लेफ्ट हैंड हेलिक्स टू अवॉइड जैमिंग। कहता जाम ना कर जाए, तो इसमें समा के जाम ना कर जाए स्प्रिंग, इसलिए एक में हम लोग हेलिक्स में अगर इस प्रकार से किए हैं तो दूसरा हेलिक्स इस प्रकार का रहेगा। एक लेफ्ट हैंड हेलिक्स है तो दूसरा राइट हैंड हेलिक्स होना चाहिए, ताकि एक दूसरे में घुस के ये जैमिंग ना कर दे एक दूसरे को। ठीक है, इसका ध्यान रखा जाता है। ये सब आपसे इंटरव्यू वगैरह में या फिर जनरल स्टडीज टाइप का क्वेश्चन में पूछा जाता है। सी वगैरह का एग्जाम में तो सिलेबस में है नहीं, पर ये भी क्वेश्चन जनरल स्टडीज टाइप का है, तो हर जगह पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग इन पैरेलल एंड सीरीज। ये आपने कई बार पढ़ा होगा, स्प्रिंग पैरेलल और सीरीज वाला। ठीक है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा, क्लास 11 वगैरह में। नहीं पढ़े हो तो कैसे पहुंच गए यहाँ तक? ठीक है, कहता ये क्या है भाई? कहता स्प्रिंग वाला जो फॉर्मूला है ना, वो कैपेसिटर पढ़े होगे क्लास 12th में। ठीक है, कैपेसिटर सीरीज में लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला आपको लगा लेना है। कहता अगर स्प्रिंग इस प्रकार से सीरीज में जुड़ा हुआ है, K1 और K2 उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, या स्प्रिंग स्टिफनेस यहाँ पे हम बोलते हैं उसको, अगर ऐसा है तो इक्विवेलेंट निकलेगा। तो कहता सीरीज में जो है वो कैपेसिटर के सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि अगर रेसिस्टेंस की से अगर कंपेयर करें तो रेसिस्टेंस के पैरेलल वाला फॉर्मूला यहाँ सीरीज में लगता है और सीरीज वाला फॉर्मूला पैरेलल में लगता है। ठीक है, तो कहता ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर पैरेलल में है तो आप सीधे सीधे स्प्रिंग कांस्टेंट को या स्प्रिंग स्टिफनेस को जोड़ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, ये पैरेलल में है कि सीरीज में? ये पैरेलल में है कि सीरीज में? इसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितना होगा? कहता है ये दोनों जो है वो पैरेलल में है, जिसका इक्विवेलेंट जो होगा वो सम के बराबर होगा K1 प्लस K2 के। ध्यान रखिएगा, ठीक है, गलती मत कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द स्प्रिंग। कहता है ये भी आपने बोले क्लास 11 में पढ़ा होगा कि स्प्रिंग में जो एनर्जी होता है, अगर एनर्जी निकालना है तो एक्चुअली उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और वो निकालना होता है अगर एनर्जी का फॉर्मूला, तो एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। क्या करते थे एनर्जी के फॉर्मूले में? कहता है एनर्जी जो यू निकालते थे पोटेंशियल, जिसमें हम लोग करते थे, वो हाफ ऑफ KX² हुआ करता था। KX², जहाँ के जो है वह स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ करता था, जहाँ यहाँ पे हम लोग उसको स्प्रिंग स्टिफनेस बोल रहे हैं, और H जो होता था वो इलोंगेशन होता था, कितना आपने स्प्रिंग को खींचा या सिकोड़ा। यहाँ पे भी वही है। ठीक है, वही चीज़ ही पढ़ रहे हैं तो वही चीज़ रहेगा भी। कहता है एक स्प्रिंग है, पता नहीं कितने लेंथ का स्प्रिंग है, पर उसको हमने X1 से खींचकर लम्हार दिया। अगर हम P1 लोड लगाए हैं उसके कारण X1 इसको लम्हार दिए, कहता है इसके कारण इसमें एनर्जी आ गया, जो आपने बर्डन इस पर किया है वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। वो एनर्जी है कितना भाई? तो कहता है हाफ ऑफ KX1 का और स्क्वायर। ठीक है,
दूसरा अगली बार मैं उसी स्प्रिंग को, इस स्प्रिंग को, यहाँ से नहीं, इस स्प्रिंग को जो फाइनल जो शुरुआत वाला स्प्रिंग था उसको हमने x2 लेंथ तक खींचा है, P2 लोड लगा कर। कहता उसके कारण इसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ वह हुआ है हाफ ऑफ kx2 का स्क्वायर। ठीक है, अगली बार मैं कोई अलग ही लोड लगा रहा हूँ और इसको खींच कर x1 प्लस x2 एक्सटेंड कर रहा हूँ, एलोंगेट कर रहा हूँ। कहता इसके कारण जो एनर्जी स्टोर होगा वो होगा हाफ ऑफ k x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अगर हम देखना चाहते हैं, ठीक है, डेल्टा ई फॉर फर्दर स्ट्रेचिंग, ठीक है, कि जो तुमने फर्दर स्ट्रेच किया है उसमें कितना एक्स्ट्रा एनर्जी लग गया। ऐसे देखो क्या करते हैं, x1 खींचते तो कुछ एनर्जी लगता, x2 खींचते तब कुछ एनर्जी लगता, लेकिन अगर आपने x1 x2 दोनों खींच दिया तो उतने ही बराबर एनर्जी नहीं लगेगा, दोनों में एनर्जी लगा उससे ज़्यादा एनर्जी लगेगा। बात समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? कहता है कि ये खींचा तुमने, मान लेते हैं इसमें लगा तुम्हारा 10 जूल एनर्जी, ठीक है, इसमें तुमने x2 खींचे उसको तो आपको लगा है 20 जूल एनर्जी। तुम चाह रहे हो मतलब कि मान लेते हैं 1 मीटर खींचे हो तब इतना लगा है, ठीक है, फिर से 1 मीटर खींचे हो तो मान लेते हैं 10 ही जूल फिर से लग गया तुमको। अगर तुम 2 मीटर खींच दोगे तो क्या तुमको 20 जूल लगेगा एनर्जी? नहीं, उससे कुछ ज़्यादा लगेगा। कितना लगेगा पता नहीं, पर उससे कुछ ज़्यादा लगेगा। ठीक है, वो कितना लगेगा स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह दिया रहेगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर उससे ज़्यादा लगेगा एनर्जी। ठीक है, कहता क्यों ज़्यादा लगेगा? क्योंकि हाँ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर ना है, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 भी तो आएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे घटा के दिखाया भी है आप लोगों को कि देखो मैंने भैया जो फाइनल एनर्जी आया था वो इतना है और जो शुरुआत में एनर्जी था वो इतना था, दोनों घटाने के बाद वो जो इतना आना चाहिए था हाफ ऑफ kx2 का स्क्वायर, ये इतना नहीं आता है, उससे ज़्यादा आएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा आएगा। इसका मतलब है कि आप x1 खींचे हो x2 खींचे हो, दोनों में अलग एनर्जी हो तो दोनों मिला के खींचोगे तो उससे उसका जुड़ जाएगा एनर्जी। ऐसा सोचना गलत बात है, इस प्रकार से क्वेश्चन मत कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से करोगे तो गलती हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक है हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्ट टू टॉर्सन। क्या है भाई ये, इसको भी देख लेते हैं, आखिरी टॉपिक। देखो स्प्रिंग होता है दबाने और खींचने के लिए। स्प्रिंग अगर ऐसा है तो इसको खींचो या दबाओ, यही काम के लिए होता है। लेकिन कुछ बानर लोग होते हैं जो कहता है उसको हम लपेटेंगे, ऐसे घुमाएंगे, टॉर्सन करेंगे, ठीक है, घुमा देंगे। ठीक है, कि अगर ऐसा करेगा, ठीक है, तो एक आध को कोइल में खुल जाएगा। ठीक है, तो कहता है अगर हेलिकल स्प्रिंग को सब्जेक्ट टू टॉर्सन, अगर टॉर्सन करना शुरू कर दिए, इफ हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्ट टू टॉर्सन स्प्रिंग बायर विल बी सब्जेक्ट टू सेम अमाउंट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, जो स्प्रिंग के बायर होगा वो बेंडिंग मूवमेंट उस पर आएगा। ठीक है, इसके अलावा कहता ड्यू टू बेंडिंग नंबर ऑफ कॉइल मे इंक्रीज और डिक्रीज। कहता किधर लपेट रहे हो कि तुम खोल रहे हो, ठीक है, किधर में घुमा रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि हो सकता है नंबर ऑफ कॉइल्स इंक्रीज कर जाए या नंबर ऑफ कॉइल्स डिक्रीज कर जाए। कहता इससे बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा, तो कहता मोटा मोटी बता देते हैं क्योंकि ये रेयरली क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है तो जान लो। कहता ये होता है बेंडिंग स्ट्रेस के कारण आएगा 32 m डिवाइड बाई पाई डी क्यू होता था, उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे जी, तो कहता है एम के जगह पे हमने क्या रख देंगे, तो कहता टी का वैल्यू रख देंगे 32t डिवाइड बाई पाई डी पावर 3। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मूला बन गया बेंडिंग स्ट्रेस का, इसको याद रखिएगा, जो भी दिया रहेगा उसको रख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्प्रिंग आपका खत्म हो गया पूरा। अगला एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह थिक सिलेंडर, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता है कि आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को क्लिक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से इसको वीडियो को बनाया जाता है और ये बस आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 20-30 बच्चा देख रहा है और वो भी क्या कर रहा है कि भैया कि पूरा का पूरा वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। उसका रीज़न है कि वीडियो देखता है, उसके बाद सोचता है क्या ये यहाँ पे पहुँच गया, शुरू से देखेंगे, फिर शुरू पर जाता है और 1-2 वीडियो देखते तो वो पेशेंस खो देता है। यही चीज़ अगर पढ़ने जाओगे 50-60 हज़ार रुपये पैसा दे दोगे तो पूरा देखोगे, तो आपको इसको देखने के लिए पेशेंस बनाना पड़ेगा। पैसा नहीं लग रहा है तो अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टीचर नहीं है जो आपको बांध के रखेगा, आपको डराएगा। ठीक है, वहाँ पे वो माहौल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे माहौल आपको बनाना है। कोचिंग में क्या होता है कि पैसा ले रहे तो उनको माहौल बना के देते हैं, वो आप सब बच्चे पढ़ने वाले एक दूसरे से आप इंस्पायर होते हो। यहाँ पे आपको खुद को इंस्पायर करना है, पैसा नहीं लग रहा है ना जी, आप पैसा नहीं दे रहे हो तो उसका कुछ तो करोगे। कैसे करना है, रूटीन बनाइए। इस वक्त हमको पढ़ना है तो किसी भी हाल में हमको पढ़ना, चाहे कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, अगर हमने इस कोर्स को शुरू किया है तो उसको ख़त्म करके मानेंगे। ठीक है, तब जाके कंप्लीट होगा। ऐसे नहीं जैसे मैं डेडिकेशन के साथ कर रहा हूँ कि जब भी मुझे छुट्टी मिलता है भैया वीडियो बनाना है, क्या मिल रहा है मुझे,
पर वीडियो बनाना है, ठीक है। मैं भी जाता, मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा था, ढेर सारे बच्चे वहाँ पे मुझे देख रहे थे, पर अनअकैडमी जान रहे हो कि बहुत ज़्यादा चार्ज लेना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत सारे टीचर एजुकेटर उससे छोड़ दिए उसको, ठीक है। जब तक फ्री प्लेटफॉर्म था तब तक हम लोग पढ़ा रहे थे, जब देखे कि भैया ये तो मतलब धांधली कर रहा है, गलत सलत काम कर रहा है, तो हमारा झगड़ा हो गया, ठीक है। हम लोग उससे छोड़ दिए उसको, ठीक है। और यहाँ पे यूट्यूब पे आए हैं आपको फ्री में पढ़ाने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो बने। अगर मैं पूरा सेटअप लगा के अगर पढ़ाना शुरू करूँ इसी चीज़ को, तो वीडियो को बनाने में भी समय लगेगा, मुझे बनाने में समय लगेगा, तुम लोगों को तो खैर उतना ही समय लगना है देखने में, मुझे वीडियो को एडिट करने में, वीडियो को रिकॉर्ड करने में समय लगेगा, स्टाफ लगेंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ भाई, जितना मिनिमम कॉस्ट लगे वीडियो को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, उतना हम फ्री में आपको डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर कोई किसी प्रकार का ऐड वगैरह भी नहीं है कि आपको डिस्टर्बेंस हो। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर ऐड वगैरह आता है जिससे हमको पढ़ने में डिस्टर्बेंस होता है, बहुत ज़्यादा ऐड आता है आपके वीडियोज़ पे, हटा दिया मैंने उसको, ठीक है। तो इसको देखिए, मैं इतना करता हूँ तो भैया आपको भी काम है कि आप इसको लोगों तक पहुँचाइए। आपकी बात अगर मैं सुनता हूँ तो मेरी बात को आप सुनिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिवाली मनाइए, सेफली दिवाली मनाइए, ऐसा नहीं कि इंजर्ड हो जाइए, कि एग्जाम ही आपका छूट जाए या प्रिपरेशन गड़बड़ा जाए। तो अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, सेफ भी रखना है, ठीक है। और अपने आप को ऐसा डेवलप करना है तो कि ताकि लोग, आसपास के लोग आप पे गर्व कर सकें, आपका मिसाल दे सकें, अपने बच्चों को इंस्पायर करने के लिए आपकी कहानियाँ सुना सकें। इस प्रकार से आपको बनना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हर चीज़ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ के अच्छा बन गया और कुछ ऐसा कराओ कि तुम्हारा हर जगह बदनामी हो रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा काम करना है ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो, आपकी कहानी बच्चों को सुनाया जाए इंस्पायर करने के लिए, हम भी सुनाएं। आप हमारे साथ भी अपना शेयर कीजिए, बहुत सारे बच्चे शेयर करते हैं कि सर हम ये थे, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुँचे। आपका कहानी को हम लोग अपने वीडियो में सुनाते हैं ताकि और भी बच्चे इंस्पायर हो कि भैया इतना मुश्किल से वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बड़ा इसको नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच।